नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। उदयपुर फाइल्स रिलीज पर संग्राम आखिरकार क्यों, ये बड़ा सवाल, और इसी सवाल के साथ आज हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उदयपुर में ट्रेलर, जो कन्हैया लाल थे टेलर, उनकी हत्या पर उदयपुर फाइल्स फिल्म बनाई गई। 26 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाता है। 11 जुलाई यानी कि बीते सोमवार को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी ये फिल्म, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे विवादित बताते हुए फिल्म पर रोक लगाने की जो मांग है उसको कर डाली। और देखिए, इसको लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिलीज पर स्टे लगा करके फिल्म के कंटेंट पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने को कहा। अब फिल्म निर्माताओं की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिल्म निर्माता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। और आपको बता दें कि देखिए किस तरह से वो हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया था, और वो तारीख थी 28 जून 2022, जिस दिन दहाड़े दुकान में कैमरे के सामने कन्हैया लाल की गला रेत करके बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वजह महज ये थी कि कन्हैया लाल ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया था, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर के पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया। 3 साल के बाद भी परिवार इंसाफ के लिए आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहा है। परिवार ने कन्हैया की अस्थियां आज दिन तक जो है विसर्जित नहीं की है, और इसी उम्मीद में कि किसी दिन तो इंसाफ मिलेगा। विवाद के बीच में देखिए, कन्हैया लाल के परिवार ने फिल्म का समर्थन किया। कन्हैया के परिवार का कहना है कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए, इससे दुनिया को सच्चाई पता चलेगी। कन्हैया की पत्नी ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। यह देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने 3 साल पहले वीडियो बना करके एक शख्स की हत्या की, वो अभी हत्या के दोषी साबित तक नहीं किए जा सके हैं। सोचने वाली बात यह है कि किसे डर लग रहा है। कन्हैया लाल की कहानी से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, ये किसके जहन में बात आ रही है, और इससे किसे डर लग रहा है, ये बड़ा सवाल है आज के दिन। और ऐसे में इसी पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम अपने मेहमानों का स्वागत कर लेते, तारुफ करा देते। यश साहू साहब जो है कन्हैया लाल के बेटे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर कुमार माफ कीजिएगा, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यश साहू जी, आपका हम रुख करते हैं। और देखिए, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं जो सवाल आपके जहन में है कि आखिरकार 3 साल इंसाफ नहीं मिला, लेकिन रोक लगाने के लिए 3 दिन ही काफी रहा। जी बिल्कुल। 3 साल हो गए उस केस को दायर किए हुए। 3 साल में अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ना उसमें फास्ट ट्रैक लगाया गया, ना उस केस में कोई स्पेशल कोर्ट बिठाया गया। जो मेरी डिमांड थी वो कभी पूरी नहीं हुई कि केस को किसी तरह फास्ट लिया जाए। पर पर जब एक याचिका जो कि सिर्फ 3 दिन पहले दायर होती है मूवी को बैन कराने के लिए, जो कि जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी करते हैं, उसके लिए देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल आ जाते हैं, और कोर्ट का जो फैसला है वो सिर्फ 3 दिन में हो जाता है। ये मूवी को एक बार बैन किया जाता है, उस पर स्टॉप लगाया जाता है। हम्म। तो बहुत ही सोच विचार वाली बात है कि 3 दिन और 3 साल बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, यश, अगर हमारे कोर्ट्स इतने ही तेज है, इतने ही फास्ट है, तो उन अपराधियों को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई, जबकि सब सबूत सब कुछ सामने है। उन्होंने खुद ने वीडियो बनाकर कबूला है कि ये हमने किया और हम और भी करेंगे। वो वीडियो में इस तरीके की बात बोलते हैं। यश देखिए, अभी जैसे हमें भी जानकारी है कि आपकी मम्मी और आपके पिता की वाइफ जो है, उन्होंने यहाँ पर जो है एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लिखी। उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा? जी, मेरी माता जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, और उन्होंने उसमें लिखा है कि ये जो मूवी है उदयपुर फाइल्स, ये हमारे परिवार का वो दर्द है, वो पीड़ा है जो कि 3 साल से छिपा हुआ है। ठीक है, जिसको आज पूरा देश जानना चाहता है कि 3 साल पहले क्या हुआ था, तो इसको आने दिया जाए। और मेरी माता जी ने उसी पत्र में ये भी लिखा है कि 3 साल से अभी तक उस केस में कुछ नहीं हुआ, और मैं आपसे मिलकर इस केस की वार्ता करना चाहती हूँ। और मम्मी ने उसमें मिलने का समय भी मांगा है हम दोनों के साथ, दोनों भाइयों के। जी। अभी तक ऐसे कोई इसको लेकर के, इस चिट्ठी को लेकर के कोई जवाब, यश?
अभी तक उस चिट्ठी को लेकर मतलब मैंने राइट टू पीएम के सेक्शन में लिखा था। हम्म। तो उसमें मुझे जयपुर सेक्रेटरीट से एक नंबर मिला है, मैंने उस पर कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कांटेक्ट हो नहीं पाया। मैं फिर से ट्राई करूंगा उस पर हम्म। कांटेक्ट करने यश, अभी देखिए दोबारा से ये जो फिल्म है उसको इसकी रिलीज को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जा रहा है कि जल्द रिलीज करने की जो तारीख है वो तय कर दी जाए। ऐसे में देखिए जमीयत उलमाए हिंद की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा वही रोकना चाहते हैं और सौहार्द यहाँ पर बिगड़ने की बात उनकी तरफ से देखिए कही जा रही है कि फिल्म रिलीज अगर हो तो सौहार्द बिगड़ेगा। हम चाहेंगे सबसे पहले इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें। देखिए 28 जून 2022 को जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, तब क्या देश का सौहार्द नहीं बिगड़ा था? जब उन्होंने इस तरीके का वारदात को अंजाम दिया, दिन दहाड़े इस तरीके की चीज की, तो देश का सौहार्द नहीं बिगड़ा ना। तो फिर जो ये मूवी आ जाएगी उससे भी देश का सौहार्द नहीं बिगड़ने वाला, किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश दिए थे तो उनमें यही था कि जिस तरह के पीके पीके में शिव जी को दौड़ाया गया और जिस तरीके से उनको दिखाया गया पीके के अंदर, तो उसमें कोर्ट का डिसीजन था यू डोंट लाइक यू डोंट वॉच। ठीक है। और थग लाइफ जैसी मूवी में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जिस मूवी को सीबीएफसी ने सर्टिफाइड कर दिया है वो मूवी रिलीज होके रहेगी, चाहे उसको आप मत देखिए, अगर आपको पसंद नहीं तो मत देखिए। पर देश में अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ऐसी चीजें आएगी और जिसको नहीं देखनी वो ना देखे, पर ये रिलीज होगी। अभी तक क्या किसी और पार्टी या इनकी तरफ से कोई समर्थन इसको लेकर के आप लोगों को मिला, फोन पर कोई बातचीत कि हम आपके साथ हैं? जिस तरह से ये लड़ाई जो है लगातार आप 3 सालों से लड़ रहे हैं। जी देश के सारे हिंदू संगठन इसके साथ में है और सभी लोग चाहते भी है कि ये जो मूवी है वो रिलीज हो और देश देखे कि कन्हैयालाल जी के साथ क्या हुआ था। और शायद मैं आपको एक बात बता दूं कि मूवी मैंने भी देखी है। ठीक है। मूवी के अंदर जो कुछ है ना, वो हकीकत का 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को जिस कंडीशन में देखा है वो मैं बयान नहीं कर सकता। उनका एक हाथ, उनकी बाजू पूरी शरीर से अलग थी। ठीक है। उनकी जो गर्दन है वो सिर्फ इतनी सी ही शरीर से लगी हुई थी, इतनी सी ही। ठीक है। और उसके बाद भी शरीर पर 52 से 57 कट। मतलब क्या क्या बोलूं मैं उस चीज को, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता उस चीज को कि कितना नहीं, दर्द है क्या है। हम समझ सकते हैं आपका दर्द यश, हम समझ सकते हैं दर्द। और इस दर्द के लिए जो आप इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं वो भी अभी तक आप लोगों को मिला नहीं, ऐसे में समझा जा सकता है। इसीलिए आज हम ये जो चर्चा है यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आवाज़ जो है वो पहुँचे कि क्या चाहते हैं यश, क्या चाहते हैं परिवार वाले कन्हैयालाल के, और उस पर जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई भी होनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। यश, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। और सौरभ दुबे हैं राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राल राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ दुबे जी आपके पास आते हुए, और इस बात को हम समझना भी चाहेंगे, 3 साल और देखिए 3 दिन में महज यहाँ पर कोई फिल्म पर रोक लग जाती है, उसे जो है सरकार के पाले में भी डाल दिया जाता है कि फैसला आप लीजिए, लेकिन वहीं 3 साल लग जाते हैं इंसाफ पाने के लिए। ये कहा जा रहा है कि देखिए दोषी नहीं माना गया, ऐसा नहीं है, सबूतों का अभाव जरूर रहा, और सबूतों के अभाव में फिलहाल जो है सभी आरोपी जो है वो बरी दिखाई दे रहे हैं। देखिए किरण जी, ये जो कन्हैया हत्याकांड है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक कलंक और शर्मनाक तौर पे हमारे समाज के ऊपर जो है, जिस प्रकार से कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने ये कांड किया था, वो जीता जागता एक प्रमाण है कि अगर ये पिक्चर बन के आती है तो वो उसमें जो भी अगर दृश्य दिखाए जा रहे हैं, अगर वो उस घटना से वास्तव में जुड़े हुए हैं तो ये लोगों को दिखाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, देखिए हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी समस्या ये तो है ही है, और हम बार बार सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं क्योंकि हम उसको सर्वोच्च संस्था मानते हैं और वो न्याय का मंदिर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना घटती है कि हमें न्याय नहीं मिल पाता तो हमें माननीय अदालत के माध्यम से वो न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारा कानून है, जो हमारी न्याय प्रणाली है, उसके अंदर अंतर्गत जो सबूतों की बात कही जाती है, वो कई बार ऐसा होता है कि सबूत, अगर गरीब परिवार है, अगर वो पीड़ित है और सबूतों से वंचित रह गया है, तो दुर्भाग्यवश उसके पक्ष में कभी कभी न्याय नहीं मिल पाता। और ऐसी कई बार घटना, ये सच्चाई है
ये हमारे समाज की सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक कन्हैया लाल हत्याकांड में भी उसी तरह का हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कि सर तन से जुदा का एक नारा दिया जाता है और लोग जाते हैं और बड़ी निर्ममता से एक मासूम की, जो बेचारा मासूम अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रहा है, जो मासूम जो है मेहनत से कपड़े सिल रहा है, उनके नाप ले रहा है, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या का जो है पूरे देश के अंदर जो है जिस प्रकार से पूरे देश में आक्रोश था, मुझे लगता है कि जो मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं वो भी इसको समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन जो कट्टरपंथी विचारधारा है, जो एक समाज में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि धर्म के नाम पर मार और काट हो, धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर लोगों को मार दिया जाए, ऐसी विचारधारा के खिलाफ अगर ये हत्याकांड में एक बढ़िया फैसला आता, एक सरकार जो अपना मजबूत पक्ष रख करके कोर्ट से एक ऐसा फैसला हमें मिलता जो पूरे समाज के लिए जो है कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पे ये होना चाहिए था कि चाहे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, अगर वो कट्टरपंथी विचारधारा रखेगा, इस तरह की अगर निर्मम हत्या करेगा, तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है और उसको जो है उसके परिवार को जो है वो समाज से वंचित कर देना चाहिए। बिल्कुल, एक एग्जाम्पल सेट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं ताकि इस तरह की सोच वाले लोग जो हैं इस तरह से गुनाह करने से बचे, अपने आप को रोक करके रखे। एक एग्जाम्पल सेट करने की बात यहाँ पर जो है आप कर रहे हैं सौरभ जी। शेखर कुमार जी, आपके पास आते हुए आखिरकार किनको डर लग रहा है, किनको डर लग रहा है कि ये मूवी अगर रिलीज हो गई तो हमारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी? क्योंकि देखिए यही सवाल यश भी पूछ रहे हैं। सर अनम्यूट करने की जरूरत है सर, आप आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। किरण जी, अगर इस पूरी घटना के बैकग्राउंड को देखा जाए तो दो पक्ष हैं। एक तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान नुपुर शर्मा जी का, और उसके बाद ये एक आतंकी कृत्य को अंजाम देने वाले दो, ये आतंकवादी कहूंगा मैं इनको, क्योंकि ये दोनों वो तो एक बयान बहुत गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना, बेवकूफी वाला था, और उसके बाद वो बयान चाहे जैसा भी था, वो किसी को भी हत्या करने का कोई हक नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे घटनाक्रम से जो पूरे देश में, ये देखिए, ये एक व्यक्ति के जान देने वाली बात नहीं है सर, इससे पूरे देश में जो तनाव फैला, उससे जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की जो घटनाएं सामने आई, ये एक बहुत ही चिंता का विषय था। तो आज देखिए, सिनेमा जो होता है वो समाज को बहुत सारे संदेश देता है। सिनेमा में हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो पहलगाम वाली घटना थी कि धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के इसलिए मारा क्योंकि मकसद था सांप्रदायिक सौहार्द को हिंदुस्तान में नष्ट करना। नहीं, यही और बात उसमें तो वो काफी हद तक सफल भी हो रहे थे। मैं दो बात पे आपसे एक सवाल, एक तो नुपुर शर्मा का आपने जिक्र किया, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, ठीक है, लेकिन ये इन आरोपियों ने जिन्होंने जघन्य अपराध किया, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए थी सर। पार्टी ने अपनी तरफ से कार्रवाई की कि इस तरह का अगर बयान दोगे तो पार्टी में नहीं रहोगे। आपने एक तरह से उनके राजनीतिक करियर को खराब कर दिया, यानी उन्होंने जैसा बयान दिया वैसे में। एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। लेकिन अभी जिन्होंने जघन्य अपराध किया, जिन्होंने यश के सिर के ऊपर से पिता का साया हटा दिया, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और उनके लिए देखिए, जमीयते उलमाए हिंद के तमाम जितने भी संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो सब सामने आ रहे हैं कि फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। मतलब इंसाफ तो दूर की बात है, सच्चाई भी सामने नहीं आने देना चाहते हैं। देखिए, सच्चाई इसके पीछे सबसे बड़ी ये थी कि कन्हैया लाल जी की हत्या सिर्फ कन्हैया लाल जी को मारने के लिए नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द का, और वो मैसेज गया आज पूरे हिंदुस्तान में। आज कन्हैया लाल जी की घटना के बारे में सबको पता है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आज वो जो मैसेज फैला और उसके बाद जो तनाव हो रहा, देखिए जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, मैं सौरभ भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत मिलनी चाहिए। क्योंकि आप एक व्यक्ति को तो मार रहे हैं और अनेकों हत्याओं का इंतजाम कर रहे हैं, अनेकों दंगों का इंतजाम कर रहे हैं आप ऐसा कृत्य करके, तो उन्हें कठोरतम सजा होनी चाहिए। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन जब आप सिनेमा में आ रहे हैं और एक समाज में संदेश
जब आप देने की बात कर रहे हैं, तो इस घटना की जो असलियत वो ये है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये आया था। अब चीजों को, जो घटनाक्रम वहां पे सामने सामने जो दिखा है, अगर आप उसको एज इट इज ही दिखा रहे, वो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का ही काम करेगा। लेकिन शेखर जी, आज तक भाजपा का कोई नेता नुपुर शर्मा के बयान पे आगे आके माफी नहीं मांग रहा है। सर, पार्टी से जिसको निकाल दिया गया उस पर माफी किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं है। पार्टी से ही निकाल दिया गया, हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारी पार्टी से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। इससे बड़ी और क्या कार्रवाई होगी सर? इससे बड़ी और क्या कार्रवाई होगी? यही आरोपी अगर कन्हैयालाल जी को मारने की जगह पर जाते, कानून का दरवाजा खटखटाते, मामला नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज कराते, तो समझा जा सकता था चीजें। ये उनको करना चाहिए था। पार्टी ने अपना काम कर दिया, पार्टी प्रमुख ने अपना काम कर दिया, लेकिन इन आरोपियों को, इन कट्टरपंथियों को यह करना चाहिए था। जमीयते उलमा हिंद के प्रतिनिधियों को, उनको यह करना चाहिए था कि आप हत्या की जगह पर आप कानून का दरवाजा आप खटखटाते, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने कानून को अपने हाथ में लिया। जी शेखर जी, इस पे कहिए, फिर उसके बाद मैं आ रही हूं सर आपके पास। जी शेखर जी। मेरा ये कहना है कि कट्टरपंथी जहां भी है, वो अपने धर्म का कोई फायदा ही नहीं कर रहे, वो अपने धर्म का और समाज का नुकसान कर रहे। चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हो, चाहे वो क्रिश्चियन कट्टरपंथी हो, चाहे यहूदी कट्टरपंथी हो, क्योंकि कट्टरपंथी को अपने धर्म के अलावा कुछ नजर नहीं आता और उसके पास ज्ञान की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो मेरा ये कहना है कि हमें इस तरीके के कट्टरपंथी, चाहे वो जिस भी धर्म के हो, इनसे देश को जरूर बचाना है, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हो, इस्लामिक कट्टरपंथी हो, चाहे क्रिश्चियन कट्टरपंथी। ठीक है राहुल जी, आ रही हूँ सौरभ जी आपके पास। राहुल जी जल्दी से अपनी बात को करिएगा सौरभ जी के पास। आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा भी लीगल राइट है। प्रोड्यूसर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं टू फाइल दी एसएलपी। वी हैव फाइल्ड दी एसएलपी। वी ट्रस्ट द जुडिशरी एंड बाय रिपोजिंग आवर trust in the judiciary, we have filed this SLP in the Supreme Court on the instructions of the petitioner. Maybe if the order of the Honorable High Court itself gets stayed, then the movie also gets released. Thank you. अपना नाम बताइए. My name is Pulkit Agarwal. I am the AOR for producer Amit Jani, who has filed this SLP in the Supreme Court, challenging the Delhi High Court's order of 10th of July, whereby the release of the movie Udaipur Files was stayed. तो आप यहाँ पर वकील पुलकित अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमने एक याचिका यहाँ पर दायर की है जो हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया था उसके अगेंस्ट में, कि जल्द से जल्द इसे रिलीज किया जाए, और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया जाएगा। राहुल जी आपके पास। जी बोलिए सर। हाँ किरण जी, देखिए जल्दी से नहीं, बहुत बेहद गंभीर मामला है। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस पूरे प्रकरण के जो आपने शुरुआत में भूमिका रखी और जो यहाँ पे कन्हैयालाल जी के बेटे ने भी कहा, वो गंभीर पक्ष ये है कि 3 साल बनाम 3 दिन। अब देखिए मुख्य मामला क्या है। मुख्य मामला एक ऐसा घटनाक्रम जिसको कि एनआईए, भारत की सबसे आतंकवाद संबंधी जांच करने की सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी है, वो जांच करती है, और उसके बावजूद भी 166 गवाह हैं, उसमें से जो अभी कुछ दिन पहले तक केवल 6 ही गवाही हो पाई थी उसमें। आप इसके लिए, इस पूरे प्रकरण के लिए एक स्पेशल कोर्ट तक नहीं बनाया गया है वहां पे। तो दुखद चीज यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में हर कुछ बिल्कुल क्लियर है। हमें, आपको, देश के 140 करोड़ लोगों को बिल्कुल पता है कि कौन है हत्यारा। एक तो जो हत्या का पूरा घटनाक्रम है वो पूरा का पूरा जो है कि वो वीडियो पे था, जो वायरल हो गया था, पूरे देश ने देखा था। उनका पता नहीं आता कि पूरे देश ने देखा है। तो फिर एनआईए को बाकी, एक सबसे पहले तो सवाल यह है, यहाँ पे एनआईए से सवाल है यहाँ पे केंद्र सरकार से, सवाल है यहाँ पे राजस्थान सरकार से। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है, स्पेशल अदालत क्यों नहीं है इसके लिए? क्यों वहां पे धीमी कछुए गति से चाल चल रही है इसकी? देखिए ये मुझे नहीं, तो आप इसके पीछे क्या मान रहे हैं? जमीयते उलमा हिंद की तरफ से जो लगातार याचिका, जो आरोपी उनके तरफ से कपिल सिब्बल जा रहे हैं पैरवी करने के लिए, क्या इन सबको डर लग रहा है कि सच्चाई सामने आ जाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि उदयपुर फाइल्स कभी अधूरा रहेगा जब तक अगर न्याय नहीं मिलता है ना उनको। बहुत आवश्यक मामला है कि देखिए, आप सोच के देखिए कि इस घटनाक्रम में हम लोग देखते हैं कि जो तमाम आरोपी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें कईयों को किरण जी जमानत मिल चुका है। तो क्या वो फिल्म हमारा क्या संदेश देने वाला है? पहला आवश्यक चीज तो यह है, अभी सोचिए कि घटनाक्रम के 3 साल में उन आरोपियों को भी फांसी की सजा मिल चुकी होती, और उसके बाद ये फिल्म बन रही होती कि भारत में कट्टरपंथी अगर सक्रिय हुए
तो उनको हमारे न्यायपालिका के द्वारा कठोर जो है कि कानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ पे एक अलग से स्थिति दिख रही है, हमें ऐसा दिख रहा है इसमें कि कोई ना कोई है इन लोगों को जो इनको बचा रहा है। नहीं तो आखिर इतनी धीमी गति की जिसमें हमारे वीडियो एविडेंस मौजूद है, सारे एविडेंस मौजूद है, फिर एनआईए की गति इतनी जांच की धीमी क्यों है? वो गवाह, सभी गवाहों से गवाही क्यों नहीं हो पा रही है? तो कोई है जो इनके नाम पे राजनीति तो करना चाह रहा है किरण जी, लेकिन इनको न्याय दिलाने में दिलचस्पी तो नहीं राहुल ले जी रहा कौन करना चाह रहे हैं? इशारा किस तरफ आपका जा रहा है? है। इशारा कौन तो चाह रहा पूरा है देखें ना, कि सौहार्द बिगड़े भी लेकिन फिल्म रिलीज भी ना हो? नहीं, इशारा मेरा देखिए स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि सच्चाई का घटनाक्रम है, लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या संदेश जाएगा वो भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे संदेश जो है इसमें दो पक्षों के लिए बेहद खराब संदेश जा रहा है। एक घटनाक्रम जिसमें वीडियो के समान प्रमाण मौजूद है। बहुत से बहुत क्या होगा किरण जी, फोरेंसिक जांच कराएंगे उन वीडियोज का कि वो वीडियो असली थे कि नकली थे। उस फोरेंसिक जांच का वो 3 साल में कौन सी फोरेंसिक जांच वीडियो के होता साथ है। फॉरेंसिक जांच कराएंगे? बेटे यश बैठे हुए हैं सर, यश बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पिता को खोया और आप अभी कह रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये काम तो आसानी से हो जाना चाहिए था। पिछले 3 साल का समय, 2022 में यह घटना घटी है, 2025 में पहुंच चुके हैं, जबकि उसकी देखिए घटना घटने के 4 घंटे के भीतर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब ऐसी क्या स्थिति आ रही है कि अलग अलग जो उसमें आरोपी को जो गिरफ्तार जो है तो जमानत पा के रिहा हो रहे हैं। भाई ये देश है कि बनाना, रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं हम लोग इसको। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एजेंसी पर, एनआईए के ऊपर मैं गंभीर सवाल खड़ा करूंगा कि एनआईए इस मामले में इतना ढीला रवैया क्यों अपना रहा है? आतंकवाद का मामला है, मैं सहमत हूं। यह घटना तो सर अगर घड़ी घड़ी सर सिर्फ सौहार्द के नाम पर याचिकाएं दाखिल कर दी जाएंगी तो इसमें होगा क्या और क्या हो पाएगा? क्यों याचिकाएं क्यों दाखिल की जा रही हैं? अगर कुछ गलत हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठा देना, कहे जमीयते उलमाए हिंद भी कहे, बाकी मुस्लिम संगठन भी कहे कि हाँ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, हम चाहते हैं आरोपियों को कड़ी सजा मिले, हम याचिका नहीं दाखिल करेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि सौहार्द बिगड़ने का हम एक सिर्फ यहाँ पर बात रख दे और कहे कि नहीं आरोपियों को अभी के लिए छोड़ दीजिए, बाद में करिएगा जो करना है। ये नहीं होना चाहिए ना। आर्यू आपके पास भी शेखर जी। हाँ राहुल जी कंप्लीट करिए अपनी बात को। किरण जी मैं एक ही चीज कहूंगा इसमें, जो आपका शुरुआती लाइन है वो सच में वो केवल हमें नहीं चुभा है, यश जी को नहीं चुभा है, पूरे देश को चुभ रहा है। बिल्कुल। फिल्म पे 3 दिन में अगर रोक लग सकती है तो 3 साल में न्याय क्यों नहीं मिल सकती? अभी भी मैं कह रहा हूं, देखिए हाईकोर्ट में वहां पे दलीलें दी गई होंगी, हाईकोर्ट सहमत हुआ होगा कि तमाम तरह की चीजों से कि अभिव्यक्ति की आजादी पे क्या प्रतिबंध है। हर मामले पर हाईकोर्ट अपने ढंग से चीजें करता है और उसमें विकल्प है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अभी भी उससे बड़ा मामला यह है कि कन्हैया लाल जी के यश जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जब त्वरित तौर पर इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, किसी की हिम्मत ना हो कट्टरपंथियों की इस प्रकार की हिंसा करने की। ठीक है। लेकिन पूरी राजनीति हुई, पूरे राजस्थान का विधानसभा चुनाव इसी के नाम पे लगा दिया, जीता गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। हर कुछ हो जाए यहाँ पे लेकिन न्याय नहीं मिलना, ये बड़ी दुखद पहलू है। एनआईए के लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए इस मामले में। सौरभ जी देखिए यश जी भी इस बात को उठा रहे हैं कि अब वीडियो सामने में है, साक्ष्य सामने में है, आरोपी दिख रहे हैं, उसके बाद भी दोषी साबित नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल राहुल जी भी उठा रहे हैं इस बात को, और इस बात को शेखर जी भी उठा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है कि जब आप इस तरह की घटना को, जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं तब सौहार्द बिगड़ने का डर नहीं रहता है। अब फिल्म के रिलीज से सौहार्द बिगड़ने का डर हो गया। देखिए सबसे पहले तो किरण जी मैं शेखर जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शेखर जी ने कहा कि कट्टरपंथी विचारधारा में कृष्ण जी का नाम जोड़ दिया और तमाम हिंदू देवी देवताओं के नाम जोड़ दिए। अगर हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा के होते तो क्या ये इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित रह पाते? इसलिए मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। इस देश की जो सबसे अच्छी खूबसूरती और सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश का बहुसंख्यक वो शालीन है, वो चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सब लोग समाज के अंदर रहें। इसीलिए आज अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोग जो है भारत के अंदर सुरक्षित हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैं बार बार कहता हूं नुपुर शर्मा जी का बयान एक अलग विषय है और इनका हत्याकांड एक अलग विषय है। देखिए हत्याकांड करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, इस तरह की हत्या करना, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो।
आप इस तरह की हत्या, निर्मम हत्या करेंगे, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। रही बात नूपुर शर्मा जी की, उनको पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बयानों पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। उनके बयानों को लेकर एक माहौल बनाया गया, क्योंकि उस डिबेट के अंदर एक व्यक्ति और बैठा था जो भगवान शिव के बारे में उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग कर रहा था, शिवलिंग को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। उसके जवाब में नूपुर शर्मा ने वो जवाब दिया, फिर भी अगर कुछ उसमें गलत हो तो पार्टी ने उनको निकाल दिया। लेकिन अगर हम इस तरह के कट्टरपंथी विचारधारा, देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी के भाई लगातार भगवान राम को, माता कौशल्या को, माँ सीता के बारे में कितने अपशब्द बोले, लेकिन हम कितने सहिष्णु लोग हैं, हम सुने भी और हम कोर्ट में गए अपने फैसले को लेकर के, कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया हमने उसको स्वीकार किया। यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए सबूत हैं, सारी चीजें हैं, मीडिया में पूरा चला भी था ये पूरा विषय, पूरे देश के अंदर एक तरह से आक्रोश, बड़े तौर पे आक्रोश था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो अदालतें हैं, अगर अदालतें एक कदम आगे बढ़ करके ऐसे निर्णयों को, अगर कुछ सबूतों का अभाव भी मिलता है, क्योंकि हमारे कानून के अंदर सबूत ही माना जाता है, सबूत के आधार पर ही निर्णय दिए जाते हैं, अगर वो पक्षकार के पक्ष में सबूत ना हो करके विरोधी के पक्ष में सबूत है तो कभी कभी निर्णय वहां चले जाते हैं। इस बात की मुझे भी दुख है, इस बात का मुझे भी दुख है, और हम सब लोग जानते हैं कि अगर सरकार वहां पर, राजस्थान की सरकार जो है, जो उस समय की सरकार थी, वहां पर सबूतों के साथ छेड़खानी की गई, सबूत पेश नहीं करने दिए गए, तो मुझे लगता है इसके पीछे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी, विरोधी विचारधारा के वो लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगातार लगे रहते हैं। उनको ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर ऐसे लोगों को कानून से सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, तो इस समाज से, इसके अंदर भाईचारे की बात फैलेगी, इस समाज के अंदर जो सहिष्णुता की बात है कि हम, अगर कोई व्यक्ति हमारे भगवान को लेके भी कुछ बोलता है तो हमको इतना सहिष्णु होना चाहिए कि हम उसके लिए गए शब्दों को अदालत में लेकर के जाएं और कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन ये सरकार से जुदा, बताइए, इनके बेटे बैठे हैं अभी यंग उम्र। राहुल जी जल्दी से जवाब दीजिए, शेखर जी के पास जाऊंगे, वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है, 30 सेकंड में सुधारना चाहूंगा। किरण जी, केवल एक लाइन में बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, तो भाई जैसे ही घटनाक्रम घटती है उसके कुछ घंटों के बाद, 4 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और त्वरित तौर पे उसी दिन एनआईए इस पूरे मामले को ले लेती, क्योंकि आतंकवादी घटना थी ये। तो इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी एनआईए है, एनआईए कई बार के अधीन है। सौरभ जी, ठीक है, शेखर जी, मेरा ये कहना है कि जो आप बात कह रही थी कि सच्चाई सामने आने चाहिए, तो पहलगाम वाली घटना में देखिए धर्म पूछकर मारा गया था, लेकिन मकसद वो नहीं था। तो हमें ये बहुत संवेदनशील विषय है। नहीं सर, मेरा सवाल देखिए स्टिल आज भी वही है और यही सवाल यश भी, यश आप बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहलगाम और जो मेरे पिताजी का हत्याकांड था उसमें मकसद सेम था, क्योंकि उसके पीछे भी आतंकवाद था और मेरे पिताजी की हत्या के पीछे भी आतंकवाद था, ठीक है। और जो मूवी रिलीज हो रही है वो भी उसमें भी वही सब कुछ दिखाया गया है कि हमारे देश में आतंकवाद की जो जड़ें है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से फैली हुई है, और लोगों को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए। जो कि मेरे पिताजी के साथ हुआ वो आगे भी किसी के साथ ना हो, इसके लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए वो सीखेंगे उस मूवी से लोग। जी, और इसीलिए ये मूवी रिलीज होनी चाहिए, ये यश और यश के परिवार वालों का कहना है और मुझे लग रहा है देश भी यही चाहता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर जुड़े और आपने अपने पक्षों को आपने यहाँ पर रखा। लेकिन जमीयते उलमाए हिंद का एक जो है यहाँ पर मैं फैक्ट रखना चाहूंगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है कई सारे ऐसे अपराधी आरोपी होते हैं जिन्हें बचाने का काम करते हैं, चाहे 2006 मालेगांव विस्फोट की हम बात कर ले, 26/11 की अगर हम बात कर ले, और ऐसे में अब तक 2011 में भी जो ट्रिपल ब्लास्ट हुआ था उसमें भी बचाने का काम जो है वो जमीयते उलमाए हिंद की तरफ से किया गया था। और एक बार फिर से देखें, यहां पर भी आरोपियों को बचाने की कोशिश, सच्चाई सबके सामने ना आए उसके लिए लगातार याचिकाएं उनकी तरफ से दाखिल की जा रही हैं।